चैप्टर 9 हम लोग बेटा पढ़ रहे थे प्रकाश वाला, जिसके अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे। उसके अंदर हम लोगों ने परावर्तन के नियम, परावर्तन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो हमने सॉल्व आउट किए। फिर हमने पढ़ा समतल दर्पण, है ना। तो समतल दर्पण से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है ना, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके का पूछ सकते हैं। हालांकि बुक के अंदर आपके नहीं दिया हुआ है, राइट, लेकिन फिर भी आपको फॉर नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ, मे बी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले। तो समतल दर्पण, जैसे कि ये समतल दर्पण है एक, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अब दूसरा समतल दर्पण है ये, ठीक है। ये दो समतल दर्पण है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ है ये। तो फर्स्ट समतल दर्पण ये, दूसरा समतल दर्पण ये, दोनों कितने एंगल बना, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, 90 डिग्री का, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये समतल दर्पण, ठीक है, इनके बीच में एक क्या रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है, यानी सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना, इस सिक्के के प्रतिबिंब कितने बनेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मल्टीपल यानी काफी सारे जो चित्र बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, जो छवियां बनती है ना, वो प्रतिबिंब को काउंट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है, अपॉन जितने हमारे पास समतल दर्पण है ना, उन समतल दर्पणों के बीच एंगल कितने डिग्री का है ना, कोण कितने डिग्री का है वो है, फिर -1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो 360, अब अगर हम यहाँ पर इन दो दर्पणों के बीच सिक्के की प्रतिबिंब को काउंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। 360 हमने लिखा, ठीक है। अब समतल दर्पण के बीच जो कोण बन रहा है ना, के बीच जो कोण बन रहा है कितना है हमारे पास, वैल्यू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 90 और क्या कर देंगे -1। अगर हम इसको सॉल्ट आउट करेंगे तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद 9 एकम 9, है ना, 9 दूनी 18, 9 चौक कितने होते हैं 36, ठीक है। कितना आ गया 36, तो 4 आ गया हमारे पास। अब 4 यहाँ पर क्या है -1, तो 4 में से माइनस क्या किया हमने 1 किया, तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे 3 हमारा आंसर होगा। मतलब अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से एडजस्टेंट है तो ये जो सिक्का बीच में रखा हुआ है ना, उसका, उससे जो टोटल प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ये आपको क्या करना है, करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नेक्स्ट में दे देती हूँ कि दो एडजस्टेंट जो समतल दर्पण है उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो प्रतिबिंब जो है सिक्के के कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व कर कर मुझे सेंड करना है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। हालांकि बुक में नहीं है बेटा, बट फॉर योर नॉलेज में भी आपको पूछ ले तो हम इस शॉर्ट ट्रिक से क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, समतल दर्पण से काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टॉपिक हमारा कौन सा, गोलीय दर्पण। क्या होते हैं गोलीय दर्पण। आप लोग अगर समतल दर्पण को देख रहे हो तो समतल दर्पण जो है वो इस तरीके का था। अब इसका परावर्तक पृष्ठ, इसका परावर्तक जो पृष्ठ है वो कैसा है बेटा, सीधा है ना, यानी यहाँ पर प्रकाश आएगा, टकराएगा और वापस उसी माध्यम में क्या करेगा, लौट जाएगा। पर जो कुछ दर्पण जो है वो ऐसे होते हैं जिनका ये परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, मतलब ऐसे घुमा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से घुमावदार परावर्तक पृष्ठ जो है वो घुमावदार अगर किसी दर्पण का होता है तो उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण जो है उसके दो प्रकार होते हैं, पहला है अवतल, ठीक है, दूसरा है उत्तल, अवतल और उत्तल, ठीक है। ये दो होते हैं जो पृष्ठ है, जो प्रकार हैं गोलीय दर्पण के वो। तो अभी हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के जो प्रकार हैं, अवतल और उत्तल,
ठीक है, लेंस भी है, ध्यान रखना। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, ऐसे घूमे हुए वृत्ताकार होते हैं, तो उस ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, अवतल और उत्तल। समझ आ गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे दर्पणों को प्राप्त किया जाएगा। जैसे एक कांच लिया जाता है, कांच का टुकड़ा, ये बिल्कुल कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला। तो ये कांच का टुकड़ा लिया जाता है। अब इसके यहां से अगर मैं कट करती हूं, है ना, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, निकल कर आ गया। ठीक है, अब इस हिस्से से हम ये अवतल और उत्तल दर्पण जो है वो क्या करेंगे, बनाएंगे। यानी इस हिस्से से, ये इधर वाला जो टुकड़ा आप देख रहे हो, अंदर से ये खोखला है, ये कांच का टुकड़ा है गोलाकार, और इसको कट करके हम उत्तल और अवतल दर्पण बनाएंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण जो होता है उसका क्या होता है बेटा, जैसे ये दर्पण, ये टुकड़ा हमने लिया है ना, तो अब इसके जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना, यहाँ पर हम पहले क्या लगाएंगे, चांदी या एल्यूमिनियम की पतली परत लगाएंगे और ऊपर से उसको पेंट कर देंगे, है ना। क्यों कर देंगे, ताकि प्रकाश इसके आर पार जा नहीं पाए। समझ में आ गया। तो अवतल दर्पण ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ जो है वो कैसे होंगे, यानी इधर से तो प्रकाश जा ही नहीं सकता, तो अब प्रकाश आएगा, यहाँ टकराएगा अंदर की ओर और वापस क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। समझ में आया। तो यहां पर इसका अवतल दर्पण की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो क्या डेफिनेशन बनती है कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है, मतलब जो धंसा हुआ हिस्सा है, वो प्रकाश को परावर्तित करता है, मतलब वापस उसी माध्यम में भेजता है। ठीक है, अवतल दर्पण में। फिर आती है, किसकी बात करते हैं हम, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में ये जो हमारा कांच का टुकड़ा आपको कांच का टुकड़ा दिख रहा है ना, जैसे, तो इस टुकड़े का अंदर वाला जो हिस्सा होता है उस पे एल्यूमिनियम या चांदी की परत लगाकर हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, और प्रकाश की किरण जो गिरती है वो उभरे हुए हिस्से से टकराकर और फिर क्या करती है, परावर्तित क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो इसका ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, ठीक है, तो इसका ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, यानी ये बाहर वाला पृष्ठ है, ये परावर्तक होता है, और अवतल का ये अंदर वाला जो पृष्ठ है वो क्या होता है, परावर्तक होता है। ठीक है, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, इसका बाहर वाला पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक होगा। आ गई बात समझ में। क्योंकि परावर्तक आवरण इसके कहाँ लगा रखा है, हमने अंदर की ओर लगा रखा है। परावर्तक आवरण का मतलब समझते हो, चांदी या एल्यूमिनियम की पतली सी परत लगाकर हम क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। आई बात समझ में। तो हमने ये कांच के गोले से, ठीक है, इस कांच के गोले को हमने आधा किया, ये हिस्सा हमने लिया, इस आधे हिस्से के अगर हम लोगों ने बाहर इसको क्या कर दिया, लेपित कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इसके अंदर वाले हिस्से में क्या कर रहे हैं, परावर्तक जो हमारा परावर्तक जो आवरण होता है वो हमने किधर बनाया है, अगर अंदर की ओर बनाया है तो बाहर वाला हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से कांच के खोखले गोले से हम क्या प्राप्त करते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है अग्र विलेपित दर्पण, है ना। तो अग्र विलेपित दर्पण क्या होता है, ये अवतल दर्पण का ही एक टाइप है ना। अवतल दर्पण में क्या करते हैं, कुछ आप लोगों ने डेंटिस्ट को देखा होगा, ऐसे गोल गोल सा जब हमारे दांत दिखाने जाते हैं तो ऐसा मुंह के अंदर डाल के और फिर उसको क्या किया जाता है, ऐसे इस तरीके का होता है, कांच लगा होता है, यहाँ पर कांच होता है और ऐसे एक लंबा सा होता है, इधर भी कांच होता है। तो वो जो वैज्ञानिक प्रेक्षेपण करने होते हैं या ऑब्जर्वेशन करने होते हैं किसी प्रकार के, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, अवतल दर्पण के बाहरी यानी उत्तल जो पृष्ठ होता है उसको क्या करते हैं, परावर्तक आवरण लगाने के बजाय इसके अंदर पृष्ठ पर क्या लगाते हैं हम, जो परावर्तक आवरण है वो लगा देते हैं। आगे बात समझ में। तो ऐसा अवतल दर्पण हमारा क्या कहलाएगा, अग्र विलेपित दर्पण। क्या हो रहा है, बाहर की ओर परावर्तक आवरण नहीं लगा रहे, किधर लगा रहे हैं, अवतल दर्पण के
अंदर की ओर हम क्या लगा रहे हैं, परावर्तक आवरण लगा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसे जो अवतल दर्पण होते हैं उन्हें हम अग्र विलेपित दर्पण कहते हैं। वैज्ञानिक प्रेक्षण करने होते हैं, वैज्ञानिक जांच करनी होती है, उनमें ये दर्पण हमारे काम आते हैं। ये मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखा है, समझ में आ रहा है? अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट जो है परिभाषाएं हैं जो हमें पढ़नी जरूरी है। तो वो परिभाषाएं हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं? देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, ध्रुव की। किसकी? दर्पण का ध्रुव। सिंबल इसका होता है पी। क्या होता है? सिंबल पी। जैसे हम लोग किसको, कांच के गोले से हम लोग क्या कर रहे थे, इमेज जो है वो प्राप्त कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पर ये दर्पण है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, ये दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ मान रहे हैं हम। जैसे यहां से इसका परावर्तक पृष्ठ मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये जो आपको दर्पण दिख रहा है ना, इस कांच के गोले में से हमने इसको निकाला है ना, दर्पण को। तो इस दर्पण का ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, ध्रुव। और डिनोट करेंगे किससे, पी से। आ रही बात समझ में? कि कोई भी जो दर्पण होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, बिल्कुल बीचों बीच इसका जो मध्य बिंदु होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। जितनी भी दूरियां नापी जाती है वो इसी को मेन पॉइंट मान के नापते हैं। ये चिन्ह परिपाटी जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आ रही बात समझ में? तो दर्पण का ये ध्रुव होता है। फिर आता है वृत्ता केंद्र। सेकंड इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है क्या चीज, वृत्ता केंद्र। केंद्र मतलब सेंटर, तो सिंबल सी। आगे बात समझ में? तो इसको वृत्ता केंद्र क्या होता है कि जिस गोले से काटकर हमने, ये गोला है पूरा कांच का, इसको काटकर हमने दर्पण प्राप्त किया है, तो ये जो गोला है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, सी, यानी वृत्ता केंद्र। ये दोनों सामने आमने सामने होंगे बेटा, ये ऐसे। तो इसका जो सेंटर होता है ना इस गोले का, इस गोले के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, वृत्ता केंद्र बोलेंगे। फिर आता है मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस क्या चीज होती है, दर्पण के ध्रुव तथा वृत्ता केंद्र के बीच का जो दूरी होती, बीच का बिंदु, ये वृत्ता केंद्र है हमारे, ये हमारे पास वृत्ता केंद्र, ये ध्रुव है। अब यहाँ पर इनके बीच का, यानी ये जो इनकी दूरी है, जैसे कि सपोज दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा इसका मिड पॉइंट, 5 होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फोकस दूरी, मुख्य फोकस कहेंगे इसको, सॉरी, मुख्य फोकस कहेंगे। और इसको सिंबलाइज करेंगे कैपिटल एफ से। स्मॉल एफ भी आता है पर ध्यान रखना अभी हम मुख्य फोकस की बात कर रहे हैं, तो फोकस क्या होगा, ये जो वृत्ता केंद्र है और जो ध्रुव है उसके बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कि जैसे इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि ये दर्पण है, ठीक है। अब ये दर्पण से यहाँ जो बीचों बीच लाइन गुजरती है ना बेटा, इस तरह से इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। जो लाइन गुजरती है ये पी से और ये सेंटर से होकर सीधी सीधी लाइन गुजरती है, इसको क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो अगर कोई मुख्य अक्ष पर जो किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण जो आ रही है प्रकाश की, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष का मतलब है कि अगर हम ध्रुव और वृत्ता केंद्र के ऊपर से एक सीधी सीधी क्या कर देते हैं, सेंटर से लाइन निकालते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष जो होता है उसके समानांतर, मतलब उसके एक पर्टिकुलर अंतर के अंदर जो किरण आती है वो आती है इस दर्पण के, ये अवतल दर्पण है हमारा, इससे टकराने के बाद ये परावर्तित होगी, ठीक है, ये परावर्तित हो गई। फिर यहां से सपोज नीचे से ये मुख्य अक्ष के ऊपर से आई और ये दूसरी लाइन आ रही है मुख्य अक्ष के नीचे से, तो ये भी आई, टकराई, तो ये वापस क्या होगी, इस तरह से परावर्तित होकर जा रही है। तो ये दोनों जहां मिली, ये पॉइंट हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आ गया?
तो ये इस तरीके से मुख्य फोकस की जो है दूसरी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छी डेफिनेशन ये मानी जाती है, दोनों ही मैंने आपको डेफिनेशंस लिखकर दी है, समझ आ गया। फिर उसके बाद आता है वृत्ता त्रिज्या, है ना। वृत्ता त्रिज्या क्या किसको बोलेंगे कि जिस गोले को काट कर, तीसरा चौथा पॉइंट आ गया हमारा, वृत्ता त्रिज्या डिनोट करेंगे हम कैपिटल आर से। तो जिस गोले से काट कर हम क्या कर रहे हैं, जिस गोले से काट कर हम दर्पण बना रहे हैं, तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं, इस गोले की जो त्रिज्या यानी सेंटर पॉइंट से लगाकर ये इसकी जो परिधि के बीच की दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। तो यही गोले के इस संपूर्ण गोले की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी, वृत्ता त्रिज्या कहलाएगी। या हम कहेंगे, इसको ये भी कह सकते हैं कि जो वृत्ता केंद्र होता है और जो ध्रुव होता है, सी यानी वृत्ता केंद्र, ध्रुव यानी पी, तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी वृत्ता त्रिज्या कहलाती है। दो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, बनती है। फिर आता है फोकस दूरी, पांचवा पॉइंट क्या है, फोकस दूरी, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, ये वापस काम आएगी इसलिए ध्यान रखना। तो क्या होता है, मुख्य फोकस तथा गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है उसके बीच की दूरी, मुख्य फोकस कहाँ है बेटा, ये, ठीक है, ये हमारा ध्रुव, तो इसके बीच की दूरी ये हमारी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। किसके बीच की दूरी, मुख्य फोकस एफ और पी ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। अब एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये जो त्रिज्या होती है ना, ये आर हमेशा डबल होती है किसकी, फोकस दूरी की, है ना। यानी जैसे कि सपोज आर हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है टोटल, मतलब अगर मैं आपको वापस बना के बताती हूं, जैसे ये यहां से यहां तक की दूरी ये हमारी आर कहलाती है ना, किसके बीच की दूरी, सी और पी के बीच की दूरी, मतलब ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका आधा आ जाता है एफ, आधा कितना हो गया, आधे पे ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और एफ से लगाकर पी की दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ, मतलब फोकस दूरी होती है। तो देखो ये 5 है ना, ये भी 5 है, लेकिन ये 5 5 मिलाकर 10 हो रहे हैं और आर टोटल कितनी है, 10। तो यहां पर आर 10 है लेकिन एफ कितनी है, 5 है, ठीक है, इनटू आगे क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, हम ये कह सकते हैं। ये जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है। ये चीज ध्यान रखना, इसको प्रूव करना हम सीखेंगे। आ रही बात समझ में, तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि R बराबर 2F होता है, मतलब त्रिज्या जो है फोकस दूरी की डबल होती है हमेशा। फिर उसके बाद आता है फोकस तल, किसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष से लंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल। यहां पर ये मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन गुजर रही है सी और पी से, ये मुख्य अक्ष है हमारा, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं हम लोग, ठीक है। इस दर्पण की बात कर रही हूँ, इसको गोले को चलो अब हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा इस दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष, मतलब ऐसी सीधी रेखा जो सी और पी से होकर क्या करती है, गुजरती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके लंबवत एक हम लाइन खींचते हैं जो कि कहां से गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है, बीचों बीच फोकस से होकर गुजर रही है, तो इसे हम बोलेंगे क्या चीज, फोकस तल, फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत लाइन गिर रही है और वो किससे होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। समझ में आ गया। और लास्ट टर्म है हमारा दर्पण का द्वारक, 7वां पॉइंट जो डेफिनेशन में आता है वो है दर्पण का द्वारक। ये क्या चीज होती है, तो दर्पण का द्वारक देखो, मुख्य फोकस से जो गुजर रही है वो तो हमारी क्या कहला रही है, वो लाइन तो क्या कहला रही है बेटा, फोकस तल कहला रही है। बट
अगर हम बात करते हैं दर्पण का द्वारक, तो डेफिनेशन बनती गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल के व्यास को, जैसे ये परावर्तक तल है, यहां से यहां लाइट गिरेगी तो ये वापस रिटर्न होगी, तो परावर्तक तल शुरू हो रहा है यहां से और यहां तक परावर्तक तल है, तो इसका ये जो व्यास आ रहा है ना, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये हमारी क्या कहलाएगी, द्वारक। परावर्तक तल जो होता है, ये दोनों परावर्तक तल है, तो उसके बीच के ये जो उसका जो व्यास है उसे हम क्या बोलेंगे, द्वारक कहेंगे। आगे बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट क्या थी हमारे पास, गोलीय दर्पण से संबंधित डेफिनेशंस थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी।